आप सभी लोगों का सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान के भार सांद्रता। ध्यान देंगे, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयां। हमने जो पहले दिन डायग्राम बनाया था, पर्टिकुलर किसी वीडियो में होगा, आप देखेंगे, तो उसमें था सांद्रता को तीन तरह से, प्रतिशत सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और एक भार सांद्रता। तो आप प्रतिशत सांद्रता भी पढ़ चुके हैं, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता भी पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में आप पढ़ेंगे भार सांद्रता। तो भार सांद्रता में दो चीजों का अध्ययन करना है। अब वो क्या है? पहला आपका मोललता आता है, दूसरा मोल अंश या मोल भिन्न या उसी को आप मोल प्रभाज भी कहते हैं। जो हमको भार सांद्रता पढ़ना है तो इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, मोललता और मोल अंश या मोल भिन्न पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मोललता पढ़ेंगे, मोलैलिटी। तो मोललता हम लोग पढ़ते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मोललता और मोलरता, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो मोलरता हम लोग पढ़ते हैं ये ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में मोलरता आता है, हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ये भार सांद्रता में आता है, ये क्या होता है? मोललता। तो मोललता क्या है? तो इसको आप पढ़ रहे हैं कि ये भार में आ रहा है, तो मतलब भार ही लेना, अर्थात किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। देखिए, अब की बार हम विलायक का भार लेंगे और विलायक के 1000 ग्राम में, कितने में? 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। तो आप फार्मूला रख दीजिए। तो फार्मूला क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय को ऊपर रखा जाता है, विलायक का भार नीचे ग्राम में, और 1000 से आप क्या करते हैं? तो यहाँ पे ये आपका हो गया मोललता। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमको पढ़ना है मोल अंश या मोल भिन्न। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं मोल अंश या मोल भिन्न। देखिए, मोल अंश या मोल भिन्न को हम मोल प्रभाज भी कहते हैं, अर्थात मोल फ्रैक्शन। तो ये मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है, पहले इसका हम डिफिनीशन देख लेते हैं। तो कहा यह गया है कि विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या, घटक का मतलब अवयव जिससे विलयन बना हो, तो विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, सॉरी यहां पे भूल गए हैं, एक बार फिर से ध्यान देंगे, विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? मोल अंश कहते हैं। जैसे हम लोग जो अपने सिलेबस में विलयन पढ़ रहे हैं तो द्विअंगी विलयन पढ़ रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन जो होता है केवल 2 अवयवों से मिलकर बना होता है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा विलयन हो कि जो 3 अवयव 4 अवयव से मिलकर बना हो, ठीक है? तो अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा विलयन है जो कई अवयवों से मिलकर बना है, जैसे 3 अवयवों से मिलकर बना है, तो किसी एक अवयव, पहले अवयव के मोलों की संख्या n1 हो, दूसरे अवयव की मोलों की संख्या n2 हो, तीसरे अवयव की मोलों की संख्या n3 हो, कई सारे अवयव, तब भी हम मोल अंश या मोल प्रभाज निकालेंगे। तो करेंगे क्या? जिस अवयव का मोल अंश या मोल प्रभाज निकालना है तो उसके मोलों की संख्या, तो मान लीजिए अगर हम इसका मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं या मोल अंश निकालना चाहते हैं तो इसके मोलों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या, इस चीज को याद रखिएगा, सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या। तो सभी घटक क्या हो गए? तीनों हो गए ना, तो n1 प्लस n2 प्लस n3। और कहा गया है के अनुपात को, यानी जिस घटक को लिए थे उसके मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या
के अनुपात को हम क्या कहेंगे, मोल अंश या मोल प्रभाज। तो जब पहले वाले के लिए निकाले हैं तो इसका मोल प्रभाज क्या होगा, x1। मोल अंश या मोल प्रभाज को हम x से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, x से दिखाते हैं। तो ये तो किसके लिए था कि जो कई सारे अवयवों से मिलकर बना है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो केवल द्विअंगी विलयन पढ़ना है। तो जो द्विअंगी विलयन होता है तो केवल दो अवयव अर्थात केवल दो घटकों से मिलकर बना होगा। द्विअंगी विलयन जो होगा विलेय और विलायक, विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, आप जानते हैं। तो केवल दो घटक होंगे, तो दो घटक होंगे तो पहले घटक के मोलों की संख्या n1 हो और दूसरे घटक के मोलों की संख्या क्या हो, n2। अब मान लीजिए यह विलेय है, यह आपका क्या है, विलायक। दो घटकों से मिलकर बना है तो उस विलयन को हम क्या कहेंगे, द्विअंगी विलयन। ये चीज ध्यान रखिएगा, द्विअंगी विलयन, विलेय के मोलों की संख्या n1 हो और विलायक के मोलों की संख्या क्या हो, n2, हम मान लिए। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखा गया है यदि द्विअंगी विलयन हो, देखिए लिखा गया है अर्थात केवल दो अवयव। द्विअंगी विलयन का मतलब केवल दो अवयव अर्थात दो घटक, क्या, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक। तो मान लीजिए हम विलेय का मोल प्रभाज निकालें, किसका निकाले, विलेय का। तो विलेय को जब 1 से दिखाए हैं तो मोल प्रभाज को x से दिखाते हैं, देखिए हमने यहाँ लिखा है मोल प्रभाज किससे दिखाते हैं, x से। अब विलेय को निकालना है तो विलेय को आप पहला माने हैं तो हो जाएगा x1, क्या हो जाएगा, x1। तो अब हम फार्मूला बनाते हैं, तो फार्मूला डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ही क्रिएट किया जाता है। अब डिफिनीशन में आप कह रहे हैं कि जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या, तो हमको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो पहले विलेय के मोलों की संख्या, और क्या आपने मान लिया है, n1। और विलेय में उपस्थित कुल घटकों की मोलों की संख्या, तो क्या है, विलेय के मोलों की संख्या और दूसरा क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। जब दो ही घटक से मिलकर बना है तो दोनों की मोलों की संख्या क्या कर लिए, n1 प्लस n2। अब देखिए यहाँ हमने क्लियर लिखा है कि x1 हमने क्या माना है, विलेय का मोल प्रभाज, n1 क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और n1 प्लस n2 अर्थात विलेय और विलायक दोनों की मोलों की संख्या, ये होता है मोल प्रभाज। अगर मान लीजिए कि जैसे आपने विलेय का मोल प्रभाज निकालना है वैसे ही आपको क्या दिया जाए कि विलायक का मोल प्रभाज बताइए, तो इसे आप नोट कर ले, फिर हम विलायक का मोल प्रभाज बताते हैं। देखिए आपने विलेय का मोल प्रभाज या विलेय का मोल अंश लिख लिया था, अब विलायक का मोल प्रभाज या विलायक के मोल अंश तो उसको हम x2 से दिखा देंगे। तो होगा क्या, जिसका निकालना होता है पहले उसके मोलों की संख्या, तो विलायक के मोलों की संख्या आपने क्या माना है, n2, और विलेय में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, तो कुल मोलों की संख्या अर्थात विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या, तो n1 और n2 दोनों को जोड़ दिया तो x2 बराबर क्या हो गया, n2 बटे n1 प्लस n2। तो यहाँ पे आपने सीखा कि मोल प्रभाज क्या होता है, ठीक है। और अगर द्विअंगी विलयन है, बाइनरी सॉल्यूशन, दो अवयव से मिलकर बना है, तो उसमें कैसे हम एक दूसरे का मोल प्रभाज निकालेंगे, जैसे विलेय और विलायक का। अब इसको आप नोट करें। तो मोल अंश हमने पढ़ लिया है, मोल अंश या मोल प्रभाज हमने पढ़ लिया है कि मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है। विलेय और विलायक दोनों का हमने फार्मूला भी लिख लिया है कि विलेय का मोल प्रभाज x1 बराबर हो जाएगा n1 बटे n1 प्लस n2, और विलायक का मोल प्रभाज x2 बराबर n2 बटे n1 प्लस n2, ठीक है। तो अब इसमें हम विशेष एक बात देखते हैं जो जनरली आपके कंपटीशन में पूछ दिया जाता है, किसी भी विलयन में मोल प्रभाज, कुल मोल प्रभाज क्या होता है, ध्यान रखिएगा, कुल मोल प्रभाज। कुल मोल प्रभाज का मतलब जितने अवयव हैं उनके सभी मोल प्रभाजों को आप जोड़ दीजिए, तो सदैव एक होता है, ध्यान रखिएगा। कोई भी विलयन हो, कितना हो अवयवों से मिलकर बना हो, तो उसका मोल प्रभाज अर्थात मोल फ्रैक्शन सदैव क्या होता है, एक। हम आपको दिखाते हैं, तो देखिए लिखा गया है किसी भी विलयन में कुल मोल प्रभाज या मोल अंश सदैव क्या होता है, एक होता है। कभी कभी क्या देता है प्रूफ भी करने के लिए आपको, तो कैसे प्रूफ करेंगे हम, तो हमने ये चीज पढ़ लिया है कि विलेय का मोल प्रभाज x1 और विलायक का मोल प्रभाज x2, और जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या बटे कुल अवयवों की मोलों की संख्या, तो n1 प्लस n2। अब क्या है, विलायक का मोल प्रभाज अर्थात x2, तो
तो विलायक के मोलों की संख्या N2 बटे कुल मोलों की संख्या अर्थात कुल अवयवों की तो N1 प्लस N2। तो चलिए हम जोड़ देते हैं X1 प्लस X2 बराबर, दोनों की वैल्यू हमने रख दिया। अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे तो दोनों क्या है, सेम है, तो N1 प्लस N2, तो ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे N1 आ गया, फिर इससे डिवाइड करेंगे कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया N2। अब आप देख रहे हैं जो नीचे है वही ऊपर सेम, X1 प्लस X2 बराबर 1। तो इससे क्या होता है, प्रूव होता है कि किसी भी विलयन में कुल मोल प्रभाग या मोल अंश सदैव क्या हो, एक। अब इस वीडियो में आप लोग आगे कुछ नहीं बचा है जो पढ़ेंगे, ये टॉपिक समाप्त हो गया, सांता को व्यक्त करने की इकाइयां ये समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आप डिस्कस करेंगे वाष्प दाब के बारे में। ये टॉपिक यहाँ से समाप्त हो गया है। आप सभी लोगों को एक बार फिर से हम कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि सबसे पहले जैसे ही वीडियो आए तो आपको ये सूचना मिलती रहे।